नेपाल की राजनीति में बीते कुछ दिनों से काफी उथल-पुथल चल रही है। इस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से एक नए नक्शे को केपी शर्मा ओली सरकार ने पारित करवाने की कोशिश की, पारित करवा भी लिया दोनों सदनों से। लेकिन सदन में, नेपाल की संसद में उस मामले पर सवाल उठाने वाली एकमात्र सांसद सरिता गिरी आज एबीपी न्यूज पर हमारे साथ हैं और ऐसे मौके पर हैं जब उनकी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। क्या होगी उनकी आगे की कार्रवाई, नेपाल की राजनीति किस तरीके से करवट लेने जा रही है, इस मामले पर आज हम सरिता गिरी से बात करेंगे, सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल में आखिर इतनी गर्मी क्यों है इस मौसम के अंदर। आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सरिता जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि आज आपकी पार्टी ने आपको आपकी संसद की सदस्यता भी खत्म कर दी, पार्टी की सदस्यता खत्म कर दी। क्या ये केवल जो सवाल आपने उठाए थे संसद में उसका नतीजा है? दिख तो यही रहा है कि ये उसी का नतीजा है। लेकिन जिस ढंग से पार्टी की भी सदस्यता को खत्म करने का निर्णय करना और संसद सदस्यता को भी समाप्त करने का जो निर्णय किया गया है, ये बहुत कन्विंसिंग निर्णय नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कानूनी रूप से गलत निर्णय है। इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें, ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं जिनका उत्तर अभी मिल नहीं पाया है, क्योंकि लिखित रूप में हमें कुछ नहीं मिला है। ना तो मुझको कुछ मिला है, ना तो मीडिया को कुछ मिला है। एक सांसद को सस्पेंड करने की खबर आती है, लेकिन कोई भी रिटन स्टेटमेंट अगर अभी तक जारी नहीं हुआ है प्रेस के लिए या मेरे लिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो लेकिन अभी ये स्टोरी पूरी नहीं हुई है। जी, कहा जा रहा है कि पार्टी व्हिप के उल्लंघन करने के कारण आपके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो आप कह रही हैं कि आपको कोई ना तो पार्टी से कोई पत्राचार हुआ है, ना इस बारे में कोई सार्वजनिक बयान दिया गया है। देखिए, हमारा संघीय कानून जो फेडरल लॉ है, वो ये कहता है कि मैंने जब दल त्याग किया है, तो उस दल त्याग के आधार पे सिर्फ मेरी सांसद सदस्यता समाप्त हो सकती है। हाँ, जहां तक व्हीप का सवाल है, मैंने जो उसके अगेंस्ट में मैंने वोट नहीं दिया है। वहां का जो माहौल था, मेरा प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया, उसके बारे में जब मैं पूछने के लिए उठी तो वहां पे हुटिंग शुरू हुआ, जो कि संसद के लिए एक बहुत दुखद घटना है, और वहां का बहुत होस्टाइल एनवायरनमेंट लगा। और तब मैं बाहर निकली हूँ, सब सब ये इन सारी प्रक्रियाओं के प्रति अपनी असहमति जताते हुए। इसीलिए अब ये तो निश्चित रूप से मैं स्पीकर को भी लिखने जा रही हूँ कि इसकी छानबीन हो। इसमें बहुत सारे पुराने प्रेसिडेंट भी हैं, नेशनल इंटरनेशनल, कि अगर कोई एब्सेंट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब व्हीप के अगेंस्ट में गया हो, क्योंकि वो कंटेक्स्ट भी आपको देखना होगा। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, जोसप्पा जनता समाजवाद पार्टी के 5 लोग हैं, 5 माननीय, एक और माननीय है जो कि मेरी पार्टी के हैं। उन्होंने भी, वो तो संसदीय दल में उनका व्हीप में भी हस्ताक्षर था। मुझको तो व्हीप की जानकारी नहीं थी, मैं निकल गई, लेकिन उनका तो हस्ताक्षर है और तब भी वो एब्सेंट हुए हैं। तो अगर अनुशासन की कार्रवाई चलानी है तो उनको भी डॉक्टर सूर्य नारायण यादव, उनके ऊपर भी होना चाहिए। इसी तरह से 3 और सभासद है राष्ट्रीय जनता पार्टी के। मैं 2 मधेश केंद्रित दलों की बात कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे ऊपर ये करना और ये व्हीप का ही विषय को लेके करना, ये कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि अन्य सभासद भी वहां पे एब्सेंट हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ और बातें हैं। लगता है ये व्हिप की या कोई पार्टी की कार्रवाई नहीं है, इसके पीछे कोई लार्जर मोटिव है। यस, कुछ लार्जर मोटिव है, कुछ अनसीन इंटरेस्ट है, हिडन इंटरेस्ट है जैसे लग रहा है, कुछ मेलाफाइड इंटेंशंस है लग रहा है। ये पार्टी का आंतरिक पार्टी का आंतरिक जी। नेपाल की राजनीति में इन दिनों काफी बहुत सारे नए एक्टर भी नजर आ रहे हैं। क्या ये उनकी भूमिका हो सकती है? उनका भी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि आप जिन नए एक्टर के बारे में आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनका भी इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि आप निश्चित रूप से चीनिया राजदूत जी के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मैं काफी प्रश्न मैं संसद में उनके बारे में या चीन की भूमिका के बारे में नेपाल में मैं उठाते रही हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट, वो ठेका पट्टा से लेके, और उसके बाद आणविक जो बिल पास हुआ था आणविक हथियारों का, उसमें भी मैंने प्रश्न उठाया था। हुआवे के कंपनी के बारे में भी मैंने प्रश्न उठाया था।
और जो प्राइम मिनिस्टर का जो कंट्रोल रूम हुआवे कंपनी को के द्वारा चलाया जा रहा है उसके बारे में भी मैंने उठाया था, और ये सीमा विवाद के बारे में, और चीन कैसे नेपाल की जमीन चीन के कब्जे में है, उन सारी बातों के बारे में मैंने संसद में जो प्रश्न उठाए ये उसका भी फॉल आउट हो सकता है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि हमने देखा कि पहले भी आपने जब इन सी चीजों के ऊपर सवाल उठाए थे तो जो काठमांडू में चाइनीज एम्बेसी है उसकी तरफ से स्टेटमेंट इशू किए गए थे। ऑफ अभी कोर्स। भी चाइनीज एम्बेसडर जिस तरीके से एक्टिव है वहां, उसको लेके काफी लोग नेपाल में भी सवाल उठा रहे हैं और जिस तरीके की मीटिंग्स हुई हैं, आपके अनुसार ये जो सक्रियता है ये आखिर क्यों है? मतलब चीन की, आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चीन की इस तरीके की रुचि की, जो पार्टी के अंदर जो चल रहा है फैक्शन, उसमें एक राजदूत का सक्रिय रूप से शामिल होना, उनके बीच में बीच बचाव करना, इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में किसी राजदूत का इस तरीके से सक्रियता दिखाना, आपको क्या लगता है क्यों है? देखिए, ये आप ऐसी पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स में राजदूत की सक्रियता की बात कर रहे हैं जो कि रूलिंग पार्टी है, हाँ, जिसके पास काफी बड़ा मत भी है। और अभी चीन जो विश्व परिदृश्य में चीन जिन किस्म के संकटों का सामना कर रहा है, वो निश्चित रूप से अपने अगल बगल एक सुरक्षा का घेरा जो है उसको बनाना चाहता है। तो अभी जो आपका भारत और चीन के बीच में जो सीमा का द्वंद्व हुआ, आप वहीं से शुरू करें, या फिर भारत ने जो नया नक्शा निकाला, जो अक्साई चीन को भी समेट के जो निकाला, पीओके को समेट के निकाला, ये उसका भी फॉल आउट है। और इसके बाद मुझको लगता है कि ये वहाँ का जो द्वंद्व है, या लेकिन फिर अभी भारत चीन के और नक्शे में तो अमेरिका के भारत बीच में। भी नया नहीं है, क्योंकि भारत का नक्शा ये तो पुराना नक्शा, वही नक्शा है जिसके अंदर पीओके भारत लंबे समय से कह रहा है, एक्साइ चीन को अपना हिस्सा भारत हाँ, लंबे समय से बता रहा है। नहीं, इस बात की मुझको जानकारी है, तो मैं उस बात पे आऊंगी, लेकिन पहले मैं ये कह लूं कि और उसके साथ साथ चीन और अमेरिका के बीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब हम्म, का एक मिक्स्ड ये फॉल आउट है। और जहां तक नक्शे की बात आपने कही है कि भारत का ये अड़ान रहा है कि मेरा नक्शा रहा है, और नेपाल ये कह रहा है कि नहीं, हमारी भूमि को नेपाल ने लिया है, तो खैर इन बातों को हम लोग टेबल पे बैठ के सुलझा सकते हैं, क्योंकि दो दावा है जो डिफरेंट क्लेम्स है, वो भी नक्शा के बारे में, ये सिर्फ नारा से और रिटोरिक से इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन आपको टेबल पे मैप्स लेके बैठना होगा कि पहले का हिंदुस्तान का मैप क्या था, पहले का नेपाल का मैप क्या था, और अभी जो नया मैप आया है इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, कैसी किस ढंग से इंटरवेंशन हुआ है, या किस ढंग से पेनिट्रेशन हुआ है, या किस ढंग से सीमाएं बदली हैं। ये सब तो माइन्यूट बातें हैं, तो ये बातें टेबल पे होनी चाहिए थी और एक करनी संसद में चाहिए आपने थी। सवाल उठाया था, उसमें आपने संसद में कहा था कि जो आपने अमेंडमेंट पेश किया था उसमें यह सवाल उठाया गया था, कहा गया था कि इसका आधार सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि किन आधारों के साथ किया जा रहा है। हम लोगों को बाद में पता चला कि फैक्ट्स फाइंडिंग के लिए और एविडेंसेस के लिए बाद में एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई। ये थोड़ा सा प्रक्रिया हमें भी अजीब लगती है, क्योंकि आप जब भी फैक्ट फाइंडिंग, पहले एविडेंसेस इकट्ठा करते हैं फिर रेजोल्यूशन मूव करते हैं, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों ने प्रक्रिया को उल्टा किया, ऐसा क्यों? नहीं, यस, ये आपने ये प्रश्न इनफैक्ट मैंने उठाया, क्योंकि जो मैंने अमेंडमेंट का जो प्रपोजल देखा उसमें लिखा है कि नेपाल की वास्तविक सीमा के लिए ये नक्शा लाया जा रहा है। गुड एंड फाइन, लेकिन वास्तविक सीमा का कुछ न कुछ तो कोई संधि होना चाहिए, कोई प्रमाण होना चाहिए, कोई ट्रीटी होना चाहिए, है ना। और ऐसा भी, जब आप पहले से कोई नक्शा है उसको आप किसी नए नक्शे के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसका कुछ रैशनल होना चाहिए, ताकि ये सीमाएं जहां होती है वहां अन्य देश होते हैं, आपको वार्ता करनी होगी। तो हम लोग लॉ मेकर हैं, लॉ मेकर की ड्यूटी है कि आप उसका जो रैशनल्स है उसको आप ढूंढे। लाइक सिर्फ इमोशनल होके ये बातें नहीं हो सकती, इमोशंस तो आज है, इमोशंस कल नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप एविडेंस के आधार पे बात करते हैं तो एविडेंस आप उसको सस्टेन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बातें उठाई थी। और उस वक्त तो बहुत लोगों को थोड़ा इमोशंस बहुत हाई था, नेशनल सेंटिमेंट को इस ढंग से ट्रिगर किया था कि लोग ठीक से सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन अंततोगत्वा तो सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा ना, 3 दिन के बाद उन्होंने एक 9 मेंबर्स की एक हाई लेवल कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी बनाई। तो कहीं ना कहीं तो कुछ मिस हुआ है,
ये तो सरकार के निर्णय से ही पता चलता है। और लेकिन फिर भी अब हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि जो फैक्ट फाइंडिंग मशीन ये आपकी बॉडी बनी है, वो एविडेंस लेके आए और उस एविडेंस पर हम लोग छलफल करें, देश के अंदर छलफल करें। और जब सरकार तैयार है अपने क्लेम को उस एविडेंस के द्वारा वो प्रूव कर सकती है, तो फिर सरकार उस एविडेंस के द्वारा साथ में वो भारत से भी बात करे, है ना। तो इसी में ये एविडेंस वाली बात पहले होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ है लैप्सेस, और इसीलिए यहाँ पे चिंता हो रही है कि ये वास्तव में ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का फॉल आउट है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का फॉल आउट है, कि ये अंदर से ये समस्या जन्मी है या बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण ये समस्या आई है, ये भी एक प्रश्न है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं सरिता जी, कई जो नेपाल एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि ये सारा बदलाव, ये जो तेजी से जो करवट हुई है, ये अक्टूबर नवंबर में जो शी जिनपिंग की यात्रा हुई थी 2019 में, उसके बाद से ही, और उसमें जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू हुआ था उसमें कहा गया था कि चीन नेपाल को अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा, इस तरीके का एग्जैक्ट फ्रेज तो मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन इस तरीके की भावना के साथ उसमें शब्द लिखे गए थे। क्या आपको भी लगता है कि उसके बाद ही तेजी से घटनाक्रम बदला है, और ये जो बदलाव आए हैं, चाहे नक्शे का मामला हो या उसके बाद भी जो घटनाक्रम है, ये उससे जुड़ा हुआ है कहीं? देखिए, चीन तो पहले से भी बोलते आया है। मुझको लगता है कि जब 1961 में जब राजा महेंद्र और चीन के बीच में जो सीमा संबंधी संधि हुई थी, मैं जब से देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, मुझको ये स्टेटमेंट ये जो है ये हमेशा आता है कि चीन हमेशा नेपाल की सॉवरेनिटी की रक्षा करेगा। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब रूप कौन सा ले रहा है ये महत्वपूर्ण बात है। और निश्चित रूप से चीन के जो राष्ट्रपति शी के यहाँ भ्रमण के दौरान, जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की एक अपनी सरकार है, कोई माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है, उस अवस्था में जो चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, सम 18 पॉइंट एग्रीमेंट, उसके बाद मुझको लगता है कि महामहिम राजदूत जी की जो गतिविधियां हैं वो काफी बढ़ गई हैं। इसलिए निश्चित रूप से मुझको लगता है कि इसका उस संधि के साथ प्रत्यक्ष असर है, क्योंकि अगर उन संधि की धाराओं को आप पढ़ेंगे तो उसमें जो स्पष्ट लगता है कि ये सिर्फ डेवलपमेंट पार्टनर्स के बीच में या फिर दो अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखने वाले देश के बीच में हुई संधि नहीं है। इसका देश के गवर्नेंस के साथ, देश के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, देश की सुरक्षा पॉलिसी के साथ, इन सारी पॉलिसीज के साथ, मतलब चीन और नेपाल के बीच में एक प्रकार के इंटीग्रेशन को खोजने का वहाँ पे आप आशय या अर्थ वो दिखता है। ये चिंता के विषय है, और अब लोग प्रश्न उठा रहे हैं, स्पेशली यूथ लोग भी प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि कल तक तो अगर मान लीजिए भारत की गतिविधियां होती थी तो भारत की आलोचना, तीव्र आलोचना होती थी, और हम लोग जो नेपाल भारत के बीच में एक जो प्राकृतिक रूप से जो विशेष संबंध है, इसके पक्षधर लोगों को, हम लोगों को बहुत आलोचना सुननी पड़ती है या पड़ती थी। लेकिन अब जिस ढंग से चीन की गतिविधियां उठ रही हैं, तो अब यहाँ का यूथ भी प्रश्न कर रहा है कि सिर्फ नेपाल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सॉवरन होना चाहिए, अपना उसको निर्णय लेना चाहिए। इस अवस्था में चीन की इतनी क्या आपको गतिविधियां। इस बात की आशंका लगती है सरिता जी कि इसी रफ्तार से अगर ये गतिविधियां चलती रही तो चाइना एक क्लाइंट स्टेट बनाने की कोशिश नेपाल को कर सकता है? क्या ये डर है आप लोगों का? इसका डेफिनेटली वो डर है। मैंने तो आशंका ही व्यक्त की है कि अगर हम लोग सचेत नहीं हो पाए तो नेपाल नॉर्थ कोरिया हो सकता है। मैं बिल्कुल खुले रूप से कहती हूँ, क्योंकि उसकी संभावना, अगर हम लोग इसको रोक नहीं पाए, सचेत नहीं हो पाए, तो मैं उस संभावना को भी इनकार नहीं कर सकती हूँ। तब है कि यहाँ नेपाली सोसाइटी की एक विशेषता क्या है कि बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है यहाँ पे। बहुत तुरंत लोग रिएक्शन देते हैं और हर एक तरह का ओपिनियन आता है, लाइक यू नो। तो आज भी दो पार्टी के नेताओं के बीच में, नेपाली कांग्रेस और जसपा के नेताओं के बीच में भी इस बात को लेके बैठक हुई है, छलफल
प्रारंभ हुई है और कहीं-कहीं से ये भी चर्चा हो रही है कि संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जाए, क्योंकि संसद का सत्र अचानक खत्म कर दिया गया है, बिना किसी को जानकारी दिए हुए, इवन सभामुख को भी जानकारी नहीं थी। तो इससे बहुत सारी शंकाएँ लोगों के मन में अगर एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश की संसदीय पद्धति पे ही असर पड़ रहा है, तो ये गंभीर बात है, ये चिंता का विषय है। लेकिन लोग सजग हैं। पब्लिक ओपिनियन अगर आप सोशल मीडिया में देखिएगा तो वहाँ पे भी आ रही हैं बातें, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बातें आ रही हैं और मुझको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जो नेपाल का जो एक अपना प्राइड है सॉवरेन कंट्री का, वो फेस भी दिख रहा है। एक नक्शा के समय में जो बात स्थिति थी उसमें रैशनल लोग, वो लोग चुप थे, क्योंकि इमोशंस, वो एक बिल्कुल एक पॉलिटिकल कैडर का इमोशंस बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया गया था, है ना। लेकिन रैशनल लोग, इंटेलेक्चुअल्स, लेक्चरर्स, है ना, उसका मेजोरिटी वाले लोग चुप थे। जनरली ऐसा ही होता है। और अभी तो उतना इमोशंस का इशू नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग ज्यादा मुखर होके इसके बारे में प्रश्न उठा रहे हैं, लेख भी लिखा जा रहा है। तो लगता है जैसे आगे आने वाले दिनों में लोग सचेत हैं कि नेपाल दूसरा नॉर्थ कोरिया नहीं हो जाए। सरिता गिरी तैयार हैं इस लड़ाई के लिए? आप तो क्या इस मामले में अपने सदस्यता को बचाने के लिए और साथ में इस आवाज को मुखर बनाए रखने के लिए आप क्या इस लड़ाई के लिए तैयार हैं और आपकी रणनीति क्या होगी इसके लिए? मैं बिना डेमोक्रेसी के मैं सांस भी नहीं ले सकती हूँ। सो आई मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं किसी ऐसे देश में रह पाऊंगी जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए इस लड़ाई में तो मैं पहले से ही हूँ, है ना। और अभी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी विश्लेषण कर रही हूँ और मैं निश्चित रूप से इस लड़ाई को, डेमोक्रेसी की लड़ाई को, आपका कंसाइंस को, एक्सप्रेशन ऑफ फ्री, आपका थिंकिंग के राइट्स को, आपका जो अपना कंसाइंस का राइट्स है, फ्री एक्सप्रेशन का राइट्स है, इन सब को बचा के रखने के लिए इस देश में बहुत लोग हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत लोग हैं। और बहुत युवा लोग भी हैं। अभी अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया में, जो यंग जनरेशन, जो एडुकेटेड जनरेशन है, वो भी आगे आ रहा है, बहुत लोग हैं। और निश्चित रूप से हम लोग इस संघर्ष को आगे ले जाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए और ये सारी चीजें हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद। नमस्ते। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।